तो हेलो गाइस, सर्दियों की छुट्टियां आई और अराउंड 10 डेज़ की छुट्टी थी। और बहुत दिनों से हमारा प्लान था कि हम अजंता एलोरा केव्स देख के आएँ। और इसमें हम बीच में दमन भी ले आए, क्योंकि ये सीज़न जो है दमन सी बीच वगैरह देखने का भी अच्छा है और एक पूरा सर्किट भी बन जाएगा हमारा। तो पार्ट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं किस तरह से हम लोग कवर करेंगे। हमने इस तरह से डिवाइड किया है कि पहले दिन रतलाम जाएंगे यहाँ से, क्योंकि लॉजिकली वही एक ऐसी प्लेस है जो हम फारथस जा सकते हैं और सेफली रुक सकते हैं, क्योंकि रतलाम जो है एक्सप्रेसवे से सिर्फ 10-15 किलोमीटर ही दूर है सिटी। तो हम लोग एक्सप्रेसवे कवर करते हुए रतलाम में रुक जाएंगे। जो रोड है वो नॉर्मल एक्सप्रेसवे ही रहेगा, कोई ऐसे स्पेशल नहीं है उसमें। हालांकि 2 पॉइंट हैं जहाँ पे एक्सप्रेसवे नहीं है 60 किलोमीटर्स के, जहाँ पे हम मेन फोकस करेंगे इस ब्लॉक के अंदर कि कैसी रोड है, क्या है, और एक्सप्रेसवे में कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ आप रुक सकते हैं रेस्ट वगैरह के लिए। पूरा डिस्टेंस जो है ये रतलाम का आज होने वाला है अराउंड 700 किलोमीटर्स का। 8:41 पे हम करीब कालिंदी कुंज पहुँच गए थे। थोड़ा लेट निकले थे क्योंकि कोहरा काफ़ी हो रहा है और सर्दी में ये प्रॉब्लम रहती है कि कोहरे की वजह से एक तो आपका दिन लेट चालू होता है और अंधेरा भी थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम लोग को थोड़ा सा ये भी स्ट्रेस था कि कहीं रास्ते में ज़्यादा कोहरा ना पड़े, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही काफ़ी कोहरा पड़ रहा था और काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि पाइलअप्स वगैरह हो रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा सा लेट निकले 8:41 के आसपास। कालिंदी कुंज में तक तो हम आराम से पहुंच गए ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के थ्रू। यहाँ पे काम चल रहा था और उसके बाद कुछ ही टाइम पे हम लोग केएमपी पे चले गए। हमारी किस्मत अच्छी थी, आज संडे है इसलिए कालिंदी कुंज में हमें जाम नहीं मिला। अगर मंडे को निकलते तो शायद 9 बजे के आसपास काफ़ी जाम मिलता। और उसके बाद केएमपी तो पूरा खाली पड़ा था। हालांकि कोहरे का थोड़ा सा रिस्क बना हुआ था, कहीं कहीं पे कोहरा बढ़ जा रहा था, बट ऐसी कोई दिक्कत हमें आई नहीं इतनी ज़्यादा। हालांकि हम बहुत आराम से चल रहे थे 80 की स्पीड से और अराउंड 60 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिए थे 1 घंटे में। तो यहाँ तक का तो रूट हमारा काफ़ी अच्छा ही रहा था। सो गाइस, फाइनली आफ्टर 1 आवर हम लोग पहुंच गए थे केएमपी के टॉल पे। और यहाँ पे एक अच्छी बात थी कि हमने एनुअल फास्ट टैग लिया हुआ था, और क्योंकि एनएचआई के अंदर ही आता है इसलिए यहाँ पे हमारा एनुअल फास्ट टैग जो है वो चल गया। और ये हमारा पहला टॉल था जो हमने एनुअल फास्ट टैग से क्रॉस किया था। तो काफ़ी खुशी हुई कि जो 3000 रुपीज़ हमने दिए हैं वो अब यूज़ होना चालू हो गए हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोग जो है एक्सप्रेसवे पहुंच गए 9:30 बजे। काफ़ी एक्साइटेड थे सब, क्योंकि इस ट्रिप का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। और हमेशा की तरह मतलब जब भी हम ट्रिप चालू करते हैं, बहुत सारे ट्रिप्स करते हैं, और जब भी हम इस जगह पे आते हैं तो एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल रहता है। एकदम चौड़ा रोड, अच्छा सीनिक व्यू और सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज टाइप का लगता है। तो सबकी स्पिरिट्स काफ़ी हाई थी और हम लोग ठीक ठाक स्पीड पे जा रहे थे। कोहरा कहीं कहीं पे काफ़ी बढ़ जा रहा था और हम लोग ज़्यादा स्पीड नहीं रख रहे थे, 100 से ऊपर नहीं चल रहे थे। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा किसी को भी कोहरे के अंदर इससे ज़्यादा स्पीड चलाएं, क्योंकि कभी कभी एकदम से कोहरे के बादल अचानक से आ जाते हैं और आप एकदम स्पीड में चल रहे होते हैं, एकदम से आप ब्लैकआउट हो जाता है पूरा कोहरे की वजह से। तो अच्छा चल रहा था और हमारा रेस्ट एरिया भी एक निकल गया था, दिख ही नहीं रहा था कोहरे की वजह से। तो पहला रेस्ट एरिया तो हमारा ऐसे निकल गया और हम अपना आराम से चल रहे थे। गाइस, एक्सप्रेसवे में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। जितना भी ये खुला लगे आपको और जितना भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगे, कहीं ना कहीं लोग जो है अभी भी देखिए
बीच में आ ही जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा आराम से चलना है। और स्पेशली कोहरा भी हो रहा है और रात की अगर बात होती तब भी है, तो लोग क्रॉस कर रहे हैं अभी भी। तो आई थिंक पेट्रोलिंग बढ़नी चाहिए इसकी, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पर। और फिर चलते चलते सेकेंड रेस्ट एरिया आया। यहाँ पे एक हमने छोटा सा ब्रेक लेने की सोचे, बायो ब्रेक। और यहाँ पे फिर हमने गाड़ी थोड़ी देर के लिए पार्क करी इस वाले एरिया में। ये एरिया अभी एक्चुअली डेवलप ही हो रहा है, जो सेकंड वाला है। तो इसमें एक मैकडोनल्ड्स ही मेन खुला हुआ है, बाकी तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे अपना टैंक भी फुल करा लेते हैं। हालांकि हम नोएडा से फुल करा के ही चले थे, बट स्टिल हमने ये सोचा क्योंकि यहाँ पे है पेट्रोल सस्ता एंड आगे जो एमपी आएगा वहाँ पे है महंगा। तो जितना हम भरवा सकते थे हमने ये डिसीजन लिया। तो आप लोग भी अगर उस साइड निकल रहे हैं, जहाँ पे अब राजस्थान और एमपी की साइड जा रहे हैं, जहाँ की पेट्रोल 104 106 के आसपास है, तो यहाँ से आप टॉप अप करा लें, जिससे कि जितना भी आपका बचेगा वो आप कर सकते हैं। 150 किलोमीटर करीब हम चले थे, 7.5 लीटर ही भर पाया। तो एवरेज यहाँ तक गाड़ी सही दे रही थी, क्योंकि हम चल भी आराम से ही रहे थे और कोहरे का भी थोड़ा सा बना हुआ था रिस्क। बट इसके बाद फिर हमने डिसाइड किया था कि अब हम थोड़ा सा एक्सप्रेसवे में स्पीड लेंगे, और हमने फिर 2 घंटे अराउंड 110 की स्पीड पे क्रूज़ किया। और फिर जयपुर कट यहाँ निकला हमारा, करीब 11-18 पे हम लोग जयपुर कट को क्रॉस कर गए थे। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है कि जयपुर के बाद जितनी भी थोड़ी बहुत गाड़ियाँ थी वो भी कम होती चली गई। तो मेजर ट्रैफिक जो आपका जयपुर कट के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर तुरंत कैथून कट आया। कैथून आपको कट तब लेना है अगर आप उदयपुर साइड जा रहे हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना सकता हूँ अलग, यहाँ भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है, इसके अंदर भी एक इंटरनल रोड्स वगैरह हैं, कैसी हैं क्या है, उसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बट ये तो 2 घंटे थे हमारे, उसमें हमारी काफ़ी अच्छी स्पीड कवर हुई। अराउंड 220 किलोमीटर हमने इसमें कवर कर दिए थे। और सवाई माधोपुर आने से 10 किलोमीटर पहले ही हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया। तो यहाँ साइड में हर 5 किलोमीटर में कुछ यू टर्न्स के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा ब्रेक लिया था, थोड़ा हम घर से कुछ खाना लेके आए हुए थे। और उसके बाद अराउंड 12:20 पे हमने यहाँ से चलना चालू किया, और सवाई माधोपुर आराम से हम 12:30 के आसपास पहुँच गए थे। तो इस सवाई माधोपुर पे हम आराम से उतर गए थे। और एक चीज़ बहुत स्ट्रेंज है, जब भी आप एक्सप्रेस वे से आते हैं और एकदम से आप किसी जगह उतरते हैं तो वहाँ पे एकदम से आपको शॉक लगता है, क्योंकि रोड्स वगैरह काफ़ी नैरो हो जाती हैं और ट्रैफिक भी थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड होने लगता है। तो जब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कुछ इस टाइप की रोड आएगी। ये सिंगल रोड है और ये रोड आपकी चलेगी 60 किलोमीटर्स तक। बेसिकली लबान एक इंटरचेंज है, वहाँ तक का एक्सप्रेसवे नहीं है, सवाई माधोपुर से लबान तक का। तो आपको इस 60 किलोमीटर्स की रोड पे ही जाना होगा। इससे भी हम ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन अब ये रोड जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। पहले जो ये रोड थी ये सिर्फ उनके लिए थी जो सवाई माधोपुर वगैरह जाते हैं, पर एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी के कारण अब सारे ट्रक्स वगैरह भी अब इसमें जाने लग गए हैं। गाइस, यहाँ पे हमने सवाई माधोपुर के अंदर आते ही एक ढाबा आता है, शर्मा ढाबा। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सभी लोग आई थिंक रुक जाते हैं और काफ़ी ठीक ठाक ही है। तो यहाँ पे हमने एक चुस्की ब्रेक लिया, चाय की चुस्की, और अच्छा था। 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, आराम से चाय वाय की चुस्कियाँ ली और कुछ सैंडविच वगैरह भी खाए। और यहाँ से फिर हम लोग ने सोचा कि अब हम कवर करेंगे डायरेक्टली स्पीड से। बट आगे की जो रोड थी गाइस, वो थोड़ी इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, ये सिंगल रोड है और काफ़ी गड्ढे हैं इसमें, आप देखिए। और गड्ढे तो गड्ढे, और काफ़ी सामने से ट्रैफिक भी आता है। अभी इस वीडियो में तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई जगह पे तो काफ़ी ट्रक्स आ जाते हैं आपके सामने लाइन से, ट्रेलर्स वगैरह, और आप उनको ओवरटेक नहीं कर पाते। और रोड भी गड्ढे हैं काफ़ी। तो ये आपको थोड़ा सा टाइम लेके चलना पड़ेगा इस रोड को कवर करने के लिए। रोड पे चलने के बाद टोल आता है,
जो कि कोटा लालसोट मेगा हाईवे का टोल है। उसके बाद रोड की कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो जाती है। यहाँ से 30 किलोमीटर्स और है, तो इस रोड के भी दो पार्ट्स हैं। 30 किलोमीटर शुरू के वो थोड़े ख़राब है, उसके बाद वाले जो 30 किलोमीटर्स हैं उसमें रोड की कंडीशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। और थोड़ा सा ट्रैफिक तो लगभग वही है। कई जगह पे आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, कई जगह पे ओपन मिलेगा। यहाँ पे कुछ मॉन्यूमेंट्स भी आते हैं, इंद्रगढ़ करके एक जगह है वहाँ पर, तो टाइम यहाँ लगता है। और मेरा सजेशन ये है कि यहाँ आप ज़्यादा तेज़ मत चलाएं और ओवरटेक कभी भी जब टर्न अराउंड नहीं करें, भले ही आपको किसी ट्रेलर के पीछे चलना पड़ जाए 5 मिनट तक, तो ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। उसके बाद कई जगह रोड देखी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक ये पुल है उसके ऊपर, रेलवे लाइन के ऊपर। आप एक्चुअली इसके नीचे से भी जा सकते हैं, अगर रेलवे लाइन का ब्रिज ओपन है तो वहाँ से जाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पुल की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसमें तो हमें बहुत देर लग गई थी। फाइनली 1 घंटा 20 मिनट के बाद हम लबान इंटरचेंज पहुँच गए। यहाँ तक देखिए कितनी भीड़ है। सारे ट्रक्स, ट्रेलर्स सब इस रास्ते से आने लग गए हैं अभी, जब से ये इंटरचेंज बने हैं ये वाले। पिछले साल तक ये इंटरचेंज नहीं था, तो यहाँ से ट्रक्स इतने नहीं आते थे, लेकिन अब एक्सप्रेसवे की वजह से सब लोग यहीं से निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर गाइस। एनीवेज हम यहाँ पहुँच गए। ये थोड़ा सा एक हेक्टिक स्ट्रेच हो सकता है आपके लिए, आराम से 1.5 घंटा मान के चलिए। और फाइनली इसके बाद आपको एक 60 किलोमीटर का स्ट्रेच मिलेगा एक्सप्रेसवे का, जो कि नॉर्मल एक्सप्रेसवे का स्ट्रेच है। आराम से 40-45 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। हालांकि यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे का जो रोड सरफेस है ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना पहले वाले पार्ट में। अब पता नहीं क्यों, यहाँ शायद ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इस वजह से रोड धंस गई, क्या हुआ पता नहीं, लेकिन काफ़ी रट्स हैं इसमें। उसके बाद गाइस फिर से एक एक्सप्रेसवे का पैच आता है 60 किलोमीटर्स का गोपालपुरा से, जहाँ हम 3:20 पहुँचे। और ये अगेन एक काफ़ी हेडेक वाला स्ट्रेच है। स्पेशली यहाँ पे दरा वगैरह सेंचुरी आती है, बीच में जंगल वाला एरिया आता है जहाँ पे रोड बहुत ही पतली है और सारे ट्रेलर्स वहीं से आपको जा रहे होंगे बड़े बड़े। और वहाँ पे 1-2 पुलियास भी पड़ती हैं जहाँ पे एक ही बार में एक ही लाइन से गाड़ी जा सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये वाला एरिया भी ऐसा है जहाँ पे आपको धीरे धीरे चलाना है और अराउंड 1.5 घंटा यहाँ पे भी आपको लेके आना है। तो ये तो 2 स्ट्रेच है रास्ते में गाइस। ये थोड़े से अभी बन जाए अगर तो थोड़ा सा आराम हो जाए, पर यहाँ पे एक टनल बन रही है मुकुंदरा हिल्स के अंदर, कह रहे हैं कि अगले साल तक बन जाएगी, तो काफ़ी आराम हो जाएगा, क्योंकि अभी तो ये एक हेडेक ही है ये वाला स्ट्रेच गाइस। तो काफ़ी नैरो रोड है ये, एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया है तो उसे चौड़ा भी नहीं कर सकते हैं। और ओवरटेक गाइस यहाँ मत करिए, भले ही आपको 10 मिनट लग जाएगी। देखिए सामने एक गाड़ी थी, इसने ओवरटेक करके बड़ी मुश्किल से ये घुसा था अंदर। अगर इसके पीछे वाली जो गाड़ी है इसने जगह नहीं दी होती तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था गाइस। तो हमारा तो यही रूल है, क्योंकि फैमिली के साथ चलना है, आधा 1 घंटा लेट हो जाए लेकिन चलिए बहुत ही आराम से। ये देखिए सर गाइस, ये वो पुलिया है जहाँ पे एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकलती है और सारे ट्रेलर्स यहाँ से निकल रहे होते हैं गाइस। तो हम लोग लकी थे जो हमारे आगे कोई ट्रेलर नहीं था एज सच, तो थोड़ी देर हम लोग खड़े रहे और उसके बाद यहाँ से सक्सेसफुली निकल गए। सो गाइस यहाँ से निकलने के बाद एक और एक्चुअली जगह आएगी रामगंज मंडी, जो कि एक माइनिंग एरिया, यहाँ पे कोटा स्टोन की काफ़ी माइनिंग होती है और वहाँ पर भी काफ़ी ट्रक्स वगैरह रहते हैं, क्योंकि माइनिंग वैसी होती है। और क्योंकि अब ये सारा एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक भी वहाँ आ गया, रोड थोड़ी सी नैरो है उस हिसाब से कि ट्रक्स और ट्रेलर्स चल पाएँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन रोडों पे काफ़ी सारे ट्रेलर्स और ट्रक्स हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और पेशेंटली आपको जाना पड़ेगा। ये देखिए हल्का सा एक तिराहा है और वहाँ पे ट्रेलर्स वगैरह मुड़ रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी देर ही आएगा, उसके बाद रोड कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगी। कहीं कहीं पे ट्रेलर्स मिलेंगे और आप एक टॉल पे पहुँचेंगे। उस टॉल क्रॉस करने के बाद फिर आप अपने चेचट एंड पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। बट गाइस जितनी भी आपको लेट हो रही है, थोड़ा सा आपको पेशेंस यहाँ पे बना के चलना है।
ज़बरदस्ती का ओवरटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका ज़रा सा भी इधर उधर कहीं छू भी गया तो पूरी ट्रिप आपकी जो है वो ज़बरदस्ती का एक स्ट्रेस हो जाता है। तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है, अगर आप फैमिली के साथ चल रहे हैं तो आराम से चलिए। एनीवेज यहाँ से निकले, चेचट करके एक इंटरचेंज आया, वहाँ से हम चढ़े एक्सप्रेसवे पे, और फिर हमें वही एक्सप्रेसवे मिल गया हमारा आराम से। उसके बाद हम काफ़ी रिलैक्स थे, क्योंकि अब यहाँ से लेकर रतलाम तक का हमें एक्सप्रेसवे है अराउंड आई थिंक 200-250 किलोमीटर्स एग्जैक्टली। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे लिख दूँगा। और यहाँ तक आते आते थोड़ा सा हम एग्जॉस्ट हो गए थे, हालांकि सीन बहुत ही अच्छा था। ऊपर जो सनसेट हो रहा था हल्का सा, उसकी लाइट्स वगैरह देख के हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे थे। हालांकि ये जो 260 किलोमीटर स्ट्रेच थे, वहाँ पे चला के थोड़ा सा थकान आपको महसूस हो सकती है, बट इस एरिया में आके फाइनली हम बहुत रिलैक्स थे और बहुत ही ज़्यादा सब लोग एक्साइटेड थे। यहाँ पे हम लोग ने बीच में एक छोटा सा ब्रेक भी लिया 818 माइलस्टोन पे, थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करी, थोड़ा सा रिलैक्स किया, और फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े यहाँ से। और फिर हम लोग थोड़ा सा चाय वाय भी पीना चाह रहे थे, क्योंकि हमने शर्मा के बाद कभी चाय नहीं पी थी। तो आगे ही जैसे ही आप चेचट वाला पास करते हैं, जो पहला आपके पास आता है सर्विस एरिया, वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं है, सारे स्टॉल्स भी खुले हुए हैं और काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अगर आप कभी भी जा रहे हैं एक्सप्रेस पे, तो चेचट वाले के जस्ट बाद वाला जो आता है रेस्ट एरिया, हालांकि सिर्फ वही वाला शायद चल भी रहा है इस पूरे स्ट्रेच में। ये देखिए कितना बेहतरीन एरिया बनाया है। यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, थोड़ा इधर उधर टहले, और काफ़ी अच्छा एरिया था ये। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वाले स्ट्रेच की सीनिक ब्यूटी कुछ अलग ही है और पूरा खाली है ये। यहाँ पे बहुत ही कम ट्रैफिक है, क्योंकि आगे जाके ये वडोदरा तक जा भी नहीं पाता एक्सप्रेस वे। बीच में ही वो थंडाला करके कोई जगह आती है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे एज सच कुछ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, ट्रक्स भी बहुत ही कम है, और सीन बहुत ही अच्छा। और उस समय शाम का टाइम भी था, तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ पूरी जगह का, और विंड मिल्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी किए। एनीवेज चलते चलते हमें करीब 7 बज गया। 7 बजे हमारा अराउंड रतलाम का कट हमें दिख गया था, और फाइनली हमारी आज की ट्रिप एक सेफली एंड सक्सेसफुली कंप्लीट होने वाली थी। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गए थे और काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड थे कि चलो आज का क्रॉस हुआ, क्योंकि आज जो स्ट्रेच थे वो काफ़ी ज़्यादा हमें शुरू से ही परेशान कर रहे थे। और रतलाम की सबसे अच्छी चीज़ ये है यहाँ पर कि रतलाम जो सिटी है वो सिर्फ 15 किलोमीटर्स है इस एक्सप्रेसवे से, और रोड भी ठीक ठाक ही है, खाली रहती है। तो एक परफेक्ट पॉइंट है कि आप फारतेस जा सकते हैं। आप अगर पहले रुकेंगे तो आपका रास्ता कम हो जाएगा, बाद में आप कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसके आगे आप प्लीज़ कभी भी कोई प्लान करें तो रतलाम से आगे ना जाएं एक दिन में, स्पेशली अंधेरा होने के बाद। तो गाइज़, हम लोग रतलाम पहुँचे। कुछ इस टाइप की सिटी है ये, ठीक ठाक है, रोडें वोडें अच्छी हैं, थोड़ी सी भीड़ मिलती है कहीं कहीं पे, बट मूविंग ट्रैफिक रहता है। बट ओवरऑल अच्छा खासा शहर है ये, और आप बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे पहुँच कर रुक सकते हैं। बट इससे आगे आप मत जाइएगा। कल हम इससे आगे भी जाएंगे इस एक्सप्रेसवे में, आपको दिखाएंगे कि एंड में क्या है। एंड में एक्चुअली कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, थांडला करके एक जगह आती है, वहाँ पे कुछ रुकने की चीज़ें हैं, बट रात में थोड़ा सा रोडें जो आएंगी वो विलेज वाली पहले आएंगी, और काफ़ी वहाँ पे अंधेरा मिल सकता है और सुनसानियत होगी, इसलिए आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा वाली जगह रात में जाने के लिए। सुबह आपको लेकिन वो दिखाऊँगी कितनी ब्यूटीफुल जगह है वो भी। और अगली ब्लॉग में हम लोग दमन की तरफ जाएंगे एंड दिखाएंगे कि दमन में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। So thank you guys for watching and stay connected.